नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता में 11 साल पूरे हो गए हैं। 11 का जो आंकड़ा है वो बड़ा ही रोचक है। आपने बहुत सी चीजें 11 को लेकर सुनी होगी और वाकई में इस 11 सालों में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो संभवतः दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता तो बिल्कुल नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात तो 3 चीजें हैं। कश्मीर से धारा 370 हटा लेना, अयोध्या में राम मंदिर, भारत को 11वीं से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर ले आना और इस तरह के बहुत से हैं चीजें हैं जिनको मैं भी गिनाऊंगा भी। लेकिन इस पूरे कालखंड में पाकिस्तान पर जो अटैक था, पहले भी जो बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन अब जो अटैक हुए पाकिस्तान पे, वो सबसे बड़ी बात हमारे कालखंड की है। मैं उस कालखंड की बात नहीं कर रहा हूं जब इंदिरा गांधी थी या बांग्लादेश बना, तब हम छोटे थे। लेकिन जब से मैं मेन स्ट्रीम की जर्नलिज्म में आया, तब से मुख्य तौर पर 3 प्रधानमंत्रियों के समय पे मैंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में मैं जुड़ा। पहले भी प्रधानमंत्री, लेकिन तब मैं दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली नगर निगम कवर कर रहा था। लेकिन अटल जी के जमाने से और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह और फिर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस कालखंड में मैंने लंबे समय तक पार्लियामेंट देखी और नजदीक से सरकार की जो ये तीनों सरकारें आई, इनकी गतिविधियों को मुझे देखने का मौका मिला। तो मैं साफ कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के तौर पर आया, वो मुश्किल से किसी देश को मिलता है। आप उनकी कई नीतियों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुसंख्यक समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। अब बहुसंख्यक समाज की उन्होंने उन बातों को पूरा करने की कोशिश की है, तन मन धन से, जिसपे आप कह सकते हैं पूरा उन्होंने अपनी ताकत लगा दी, जीवन लगा दिया, जो बहुसंख्यक समाज चाहता रहा है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जो अल्पसंख्यक समाज है उनको कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे उनका जीवन दूभर हुआ हो। कहीं भी ये मैसेज नहीं गया कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। लेकिन इस पूरे कालखंड में 1-2 बातें हुई। वो ये हुई कि जिसको आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, यानी संसद यानी हम कह दें विधायिका, फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका, और इसको हम कह सकते हैं मीडिया, या कहेंगे खबर पालिका कह सकते हैं, समाचार पालिका, या जो न्यूज पालिका जो आप कह सकते हैं शब्द देते हैं, यानी मीडिया की मैं बात करता हूं। उनके साथ मोदी वो संबंध क्यों नहीं बना पाए? मोदी सरकार वो संबंध क्यों नहीं बना पाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग वे संबंध क्यों नहीं बना पाए जो पिछली सरकारों के थे? खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि भारत के या दिल्ली में रहने वाले सारे पत्रकार घोर वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है या रेडिकल वामपंथी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बड़ा वर्ग है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो या तो राष्ट्रवादी है या वो न्यूट्रल तरीके से रहता है, जिसकी विचारधारा हो सकती है अपनी कुछ हो, लेकिन जर्नलिज्म में वो विचारधारा के प्रति कहीं प्रतिबद्ध नहीं है। क्योंकि एक बड़ा खेमा है जो आज भी जिनकी डोर या तो कांग्रेस से बंधी है या कम्युनिस्ट पार्टियों से, जो कम्युनिस्ट पार्टियां चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, या और भी जो लेफ्ट के हैं, माओवादी टाइप हैं, इस तरह के जो जुड़े हैं, उनसे जुड़े हैं और खुलेआम है। तो सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी क्यों पत्रकारों को अपना क्यों नहीं बना पाई? पत्रकारों को अपना बनाने के लिए कोई घूस देने की जरूरत नहीं होती, उनको अपना बनाने के लिए कोई उनको गिफ्ट नहीं भेजे जाते। अपना बनाने के लिए उनको सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, उनकी बातों को कुछ सुनना भी पड़ता है। कि ये नहीं कि उन्होंने कुछ लिखा फिर रिएक्ट कर दिया, फोन चले गए उनके ऑफिस में वगैरह, ये बिल्कुल, यदि ये हुआ तो उनके विरोध में ही वे लोग भी खड़े हो जाते हैं जो कभी मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसी पर मैं विस्तार से बात करता हूं, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।
और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखेगा, जो कि पूरे हिमालय से लेकर विश्व भर की सभ्यताओं पर बात करता है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं एक लिस्ट बना रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में क्या क्या बड़ी योजनाएं हुई, तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट के एक नया भवन मिला। अब जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है वो तो बन ही रहा है, ये तो निर्माण कार्य दिख रहे हैं। सड़कों के मामले में गडकरी ऐसे हैं, नितिन गडकरी मंत्री हैं जिनका काम पूरा दिखता है। लेकिन यदि हम सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो उन्हीं के खाते में जाएगा। यानी नेशनल हाईवे के मामले में जो काम हुआ है वो पहले भी होता रहा, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा हुआ है, अच्छा हुआ है। अब हम बात और करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2014 से 2025 के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तब थी वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2014 में, जब मोदी ने सत्ता संभाली थी, और अब चौथे पे आ गई है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई चौथे में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे इस प्रोसेस में लगी थी कि किसको नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि आडवाणी जी लगातार फेल हो रहे थे, उनको 2 बार प्रधानमंत्री का बनाने का उनको चेहरा बनाया गया, लेकिन वो चल नहीं पाए थे। तो उस जमाने से मैं बीजेपी देख रहा था उस कालखंड में, और ये मैं लगातार कहता रहा हूं कि सबसे पहले ये खबर मैंने लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी को आगे बढ़ाएगी। ये रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। वो तमाम सभाएं मैंने कवर की जब मोदी को एक चुनाव कैंपेन कमेटी का हेड बना दिया गया था, और उसके बाद जो भारत भर में रैलियां हुई सब मैंने कवर की। यहां तक कि शपथ ग्रहण में भी, जो मैं पहले की बात, बाकी तो बाद में संसद कवर की, मैं उसमें भी शामिल था। वहां से लेके पूरा एक कालखंड मैंने देखा है, नजदीक से देखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पिछले प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अटल जी के जमाने में बहुत चीजें हुई, या उनसे पहले जो नरसिंहराव के जमाने से प्रोसेस शुरू हुआ था जो उदारीकरण का, या हमारे जन जन में आने के समय से वो थे, तब हम लोकल रिपोर्टिंग में थे, तो काम सब ने किया अपने अपने तरीके से। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हमसे पहले के प्रधानमंत्री हुए, जब मैं दिल्ली में आने से पहले की बात। बीच में देवगौड़ा साहब भी रहे, गुजराल साहब भी रहे, उनको कम टाइम मिला, लेकिन उनका भी जो काम है वो अलग अलग एनालिसिस होता रहता है। लेकिन जिन्होंने बड़ा कालखंड अटल जी ने भी किया, 6-7 साल उन्होंने भी थे, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 10 साल है। मनमोहन सिंह और मोदी की जो इस पूरा समीक्षा तो हमको करनी पड़ेगी। उनके मैं अभी गिनाऊंगा कि क्या मैंने लिस्ट बनाई है कि उनकी उपलब्धियों का। अर्थव्यवस्था की बात आई मैंने पहले कहा, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो मोदी एक जगह गच्चा खा गए हुआ ये कि जब ये पूरा कालखंड आया था आपका कोविड वाला, कोरोना वाला, उस जमाने में पत्रकार, क्योंकि मैं चौथे खंबे की मैंने पहले बात करी कि वो अपना नहीं बना पाए, उस दौरान बहुत से पत्रकारों की मृत्यु हुई। अलग अलग जो संगठन है वो कहते देश भर में 500 मरे, कोई अलग अलग जो भी फिगर सरकार ने इस तरीके से गिना नहीं, लेकिन मैं फाइनली नहीं बता सकता कि 500 हुए, लेकिन बड़ी संख्या में पत्रकारों की मृत्यु हुई। बहुत से दिल्ली में हमारे दोस्त थे जो उनके पति पत्नी कई निकल गए। उस कालखंड में पत्रकारों के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल कुछ नहीं किया। मैं नहीं कर रहा कि उनके लिए कोई स्पेशल होना ही चाहिए, क्योंकि कोई विशेष व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन यदि आप चौथे खंबे की बात करते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से कहना चाहता था कि उनके कोई स्पेशल होना ये चाहिए था। जैसे 2008-9 की मंदी आई थी 8 के आसपास, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विज्ञापन, जो एक फंड होता ही है, अखबारों को दिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया, जो भी थे, उससे पत्रकारों की नौकरियां बच गई थी। तब भी विश्व भर में एक मंदी आई थी। इस कालखंड में यह काम नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी और इसमें भी कि उपलब्धियों के गान भारतीय जनता पार्टी इस समय गा रही। 11 साल में हमने ये किया वो किया, लेकिन इस मानवीय दृष्टि में जब नौकरियां चली गई लोगों की, उस कालखंड में आपने कुछ नहीं किया। पूरे कालखंड में जो पत्रकारों के साथ हुआ उसके बहुत से आपको सबूत मैं दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये नहीं किया मोदी सरकार ने। इसके अलावा ये भी कोशिश नहीं हुई, क्योंकि पत्रकारों के मालिक जो हैं या अखबारों के जो भी ग्रुप हैं या मीडिया के घराने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो ये भी हो, वो क्यों करेंगे? उनको तो चाहिए था कि कम उनका स्टाफ हो जाए,
तो ये विज्ञापन जो सरकार ने किया, ये बहुत बड़ी चोट थी मीडिया की उन लोगों के लिए। दिन की रोजी रोटी इसी पे है, उनको कोई प्रभावशाली भूमिका में भी नहीं है, ज्यादा कोई खबर भी नहीं लिख पाते अब तो पत्रकार, क्योंकि ऊपर से सेट होता है कि हमारे किस लाइन पे अखबार जाना है या चैनल जाना है। तो ये पूरा खर्च, अब ये इसमें गलती किसकी है ये बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इनकी वो गिना देता हूं उपलब्धियां। लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, ये कह सकते हैं कि 270 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ये इसकी बात हो रही विश्व बैंक के अनुसार एक बात है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी की, ये भी बड़ी अच्छी बात की। इसके बाद घरेलू जो उन्होंने उज्ज्वला योजना की, या सब लोगों को उन्होंने जो खाते खुलवा दिए, घर घर चूल्हा और गैस पहुंचाने की बात हुई, मकानों की बात हुई, लेकिन शौचालय जो बड़ा था, बहुत बड़ा वो स्वच्छता वाला ये बहुत बड़ा अभियान था। क्योंकि मुझे याद है कि डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के जमाने में भी जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे यूपीए 1 में, तो एक बार वो पीआईबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोग, जब मैं शौचालय बनाने की बात करता हूं तो लोग मुझसे हंसते हैं और कहते हैं कि तो गांव का आदमी आ गया क्या बोल रहा, लेकिन वो दृढ़ता से कहा था कि बनना चाहिए, और उस चीज को मोदी ने पूरा ही मतलब वो कॉन्सेप्ट कर दिया था। वाकई में भारत के शहरों के लोगों की मानसिकता ये थी कि शौचालय की बात क्यों करेगा प्रधानमंत्री, लेकिन मोदी ने ये किया था, एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है, वो ये बात थी कि जो डिजिटल पेमेंट हो रहा है वो एक यूनिक चीज। खुद यूपीए सरकार के जमाने में संसद के भीतर वित्त मंत्री थे जो यूपीए सरकार के, वो कहते थे कि मुश्किल है, लेकिन ये काम हुआ है। और अब हम लोग कैसे कहीं भी अब पैसा नहीं रखते जेब में, मोबाइल से कर रहे हैं पेमेंट, ये बहुत बड़ी बात थी। इस सरकार ने जो है, जो अच्छी बातें हैं वो भी सामने आनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात थी कि आपको याद होगा 3 तलाक है, वक्फ बोर्ड का है मामला, ये क्या हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का हुआ, 370 का हुआ, ये तमाम जो फैसले हुए हैं, हालांकि राम मंदिर तो अदालत से हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से उसको जब बाद में हुआ, निर्माण बहुत तेजी से हुआ था, न्यास बनाया वगैरह, ये तमाम का मैं गवाह रहा हूं। इसमें और भी बहुत से इससे काम हुए, लेकिन और एक और कोरोना काल में जो गरीब लोगों को मुफ्त देने के बाद हुई, बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन अब सरकार को एक और काम करना चाहिए था कि सरकार को लोगों को निकज्जू बनाने की बजाय इस तरह की काम देने की बात होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष मैंने एक कहा कि पत्रकारों के साथ बहुत अच्छा मोदी नहीं कर पाए, पत्रकारों को अपना नहीं बना पाए। इसके अलावा एक और बात हुई, आर्मी में जो ये अग्निवीर है, ये अच्छा नहीं हुआ। अग्निवीर के बजाय जो रेगुलर आर्मी थी वही रहनी चाहिए थी। और एक और हुआ है, नेपाल हमसे दूर क्यों चले गया? नेपाल हमसे दूर नहीं जाना चाहिए था। हम पत्रकार यानी मीडिया से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी अपना क्यों नहीं बनाएगा, ये देखने की बात है। और भी चीजें होंगी, लेकिन अभी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि खासतौर पर जिस बिरादरी में मैं हूं, उस बिरादरी में यह बात होती है कि जो इनके सिंपैथाइजर भी थे, समर्थक भी थे, वो इनसे दूर क्यों चले गए। सरकार को यह समझना होगा। एक वीडियो पहले बनाई थी मैंने, अब भी कह रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर था अशोक रोड पे, और वहां से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाती जाती भारतीय जनता पार्टी मीडिया के प्रति असहिष्णु कैसे हो गई, ये देखना होगा। आखिर कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका भी मोदी को देखनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है। एक तो ठीक है पीआईबी होता है, लेकिन पीआईबी के ऑफिसर सरकारी तक उनका जो रहता है, मंत्रालय तक उसी तक सीमित है, उनका और लेना देना नहीं होता, और उनके अच्छे रिलेशन होते हैं, वो जहां तक उनकी सीमा है वो बहुत है, उनसे कोई शिकायत भी नहीं होती। बात सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के मीडिया सेल की होती है। आखिर क्यों आज भी लोग कांग्रेस की उस जमाने की बात याद करते हैं कि कांग्रेस के साथ मीडिया के रिलेशन कितने अच्छे थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने सबको खरीद लिया, ये झूठ बात है कि कांग्रेस सब के जमाने में लोग विदेशों में प्रधानमंत्री के साथ घूमते थे, ये गलत। जाते थे, क्योंकि आप ही बताइए, एक जहाज होता है, उस जहाज में कितने लोग जा सकते हैं? जो सीटें अब प्रधानमंत्री जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं या डेलीगेशन जाता है, बाकी कुछ सीटें तो खाली होती हैं, 8-10 सीटें, उसमें ही वो लोग जाते थे।
यानी खाली सीट जा रही थी, उसमें पत्रकार जाते थे, हर बारी बारी से जाते थे। उनका रहने का खर्चा सरकार नहीं उठाती थी, उनकी कंपनी उठाती थी जिस मीडिया हाउस से वो जाते थे। इसके अलावा खाने का उनका अपना खर्च होता था, लेकिन वो आमतौर पर होता ये था कि कभी दूतावास ने खाना खिला दिया, या जिस कंट्री में गए उस कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष ने या पीएम जो भी होता उनका, वो खाना खिला दे, कभी कुछ और खिला, वहां कुछ टाइम में वहां खा लेते थे, कुछ अपना बाहर खा लेते थे। तो खर्च सिर्फ और सिर्फ, ये कहने वाली बात है कि घुमाते थे, कोई आशा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपने साथ ले जाते थे। लेकिन इस तरीके से गलत प्रचारित किया गया। एक बात और है कि आज भी, मैं आज के कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी के कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, इसमें तो बड़े उज्जवल और अजीब से लोग आ गए हैं। मैं पिछली कांग्रेस की बात कर रहा हूं, यहां तक कि यूपीए सरकार 1 और 2 की भी बात कर रहा हूं। उस तक भी नेता कुछ भी खबरें जाती थी, खबर वैसे जो सही है, लेकिन उनके खिलाफ भी यदि खबरें होती थी तो वो मुस्कुराते भर थे, और निंदक मेरी राखी वाली बात थी, वो उन चीजों को पॉजिटिव लेते थे। लेकिन आज यदि आप बीजेपी में या सरकार के खिलाफ यदि आप कुछ भी लिख देते, बोल देते, तो आपको एक यानी अपने ग्रुप से बाहर मान लिया जाता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल को देखना होगा कि आखिर मीडिया सेल में कौन आदमी है और कौन ऐसे काम कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो लोग लिख रहे हैं उनको बताया जाए कि भाई ये चीज यदि उनको लगता है कि गलत लिखा गया है, तो उनको बुला के ये, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित बनी, मैं तब लोकल रिपोर्टिंग का हेड भी था और कांग्रेस पार्टी भी कवर कर रहा था। तो जाहिर है कि जो सत्ता में हमने एक्सप्रेस ग्रुप जनसत्ता से ही सीखा था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम करते थे, सरकार की हमको तारीफ करने के लिए थे, उनकी जो भी घटनाएं थी या उनका जो कमियां थी उसको उजागर करते थे, यही सीखा था। जब खबरें लिखनी शुरू हुई तो एक बार उन्होंने मीडिया को सबको बुलाया ग्रुप में, और हम लोगों को कहा कि आप खबर लिखिए जरूर, लेकिन एक बार हमें भी पूछ लो, हमारा पक्ष भी ले लो, बस कभी नहीं कहा कि रोकिए। और फिर हम लोगों को लगता था कि कोई खबर आई है तो हम उनसे क्रॉस चेक कर लेते थे और इसे बैलेंस बनती थी खबरें। ये होता है तरीका। तो और कभी भी बहुत सी खबरें लोग उनके खिलाफ हुई, चाहे या जो भी गलत हुआ, लेकिन कभी उन्होंने निजी तौर पर नहीं लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया सेल है उसमें यदि आप सरकार से कुछ कटु सवाल पूछ लेते हैं तो मीडिया सेल के लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। ये मैं गवाह हूं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी जब तक इसको नहीं सुधारेगी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में घमंड क्यों है, कहे का है, लोग तुम्हें चुन के भेजते हैं और आंखें तुम्हारे यहां की यहां पहुंच जाती है। 100 में बनी है। यदि आप संस्कारवान कहते पार्टी को अपने से हलक करके मानते हैं तो आपको 100 में बनना पड़ेगा। जनता का सेवक जो प्रधानमंत्री कहते हैं वैसा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी है और आप जो चुने गए सांसद आप मोदी नहीं हो, मोदी के दम पे आप लोग चुन के आए हो, तो आपको काम भी करना चाहिए। मोदी कब तक आपको जिताते रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए मैसेज में बोल रहा हूं। अंततः एक बार फिर कहूं कि मोदी जैसे नेता सदियों में पैदा होते हैं और ऐसे लोगों की देश को जरूरत है। खासतौर पर पाकिस्तान का जो दम्भ तोड़ा है, खासतौर पर हमारी सेनाओं को जो उन्होंने पूरी छूट दी है, उसके लेकर, या जो भीतर आंतरिक, आप देखिए यूपीए की सरकार की जमाम में कितने बम फूट रहे थे, हर 3 महीने का एक रिकॉर्ड है, बम फूट रहे थे। बड़ी बड़ी घटनाएं भारत के भीतर भी होती, कश्मीर में तो होती थी, कश्मीर में तो यहां भी चलो हो रही है, लेकिन इस सरकार ने, मोदी की सरकार ने इनको दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया। भारत विरोधी ताकतों को भी, जो एनजीओ बास थे, उन पर भी अंकुश किया। बहुत काम हुए जिनको एक लंबी फहरिस्त है और वो ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन मैं स्वाभाविक तो जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं, खासकर पत्रकारिता की, कि लोग किस तरीके से मोदी की सरकार को ले रहे हैं। यह वीडियो कैसी लगी अवश्य लिखिए कमेंट में, ये मेरे विचार हैं। हो सकता है आपको सहमत हो आपसे या ना हो, ये आपकी मर्जी है। लोकतंत्र में मुझे बोलने का हक है, इसलिए मैंने अपनी बात सामने रखी। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा आप क्या सोचते हैं मोदी के इन 11 साल में। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियां, गीत गाएंगी नदियां।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।